मिजाज कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है। चलिए बच्चों, आज हम वन शॉट में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। अभी जैसे हाल फिलहाल आपने सुना है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, ठीक है। तो भाला किस तरीके से, ऐसे यूं करके हवा में ऐसे जाके नीचे आता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा मोशन। या मैं कोई बॉल है, बॉल को थ्रो करता हूं, बॉल को थ्रो किया, बॉल भी इसी तरीके से मूव करेगी। या अगर कोई गन से ना एक बुलेट फायर की जाए तो इसका मूवमेंट भी इस तरीके से होगा। या मान लीजिए अगर हम छत पे खड़े हो जाते हैं, यहां ये छत पे आ गए, छत पर एक फुटबॉल रखी है, यहां पर ये फुटबॉल रखी है। अब फुटबॉल पे किक करें तो किक करने से फुटबॉल इस तरीके से मूव करेगी। ये सब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन है और हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा ये जान लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है बॉडी का। 2 डायमेंशनल मोशन यानी इसमें 2 मोशन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने किसी बॉडी को थ्रो किया, ये बॉल को इस तरीके से थ्रो किया ऐसे करके, इसमें बच्चों 2 मोशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। मान लो ये मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और ये वाई एक्सिस मान लेता हूं, यानी इस बॉल का मोशन एक्स एक्सिस के अलाउंग भी है और ये ऊपर वाई एक्सिस के अलाउंग भी ऊपर जा रही है, पहले हाईएस्ट पॉइंट तक, उसके बाद वाई एक्सिस के अलाउंग नीचे की तरफ आ रही है। तो 2 मोशन इंडिपेंडेंटली एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा ध्यान रखिए, इफ या व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स और acceleration acts at an angle acts at an angle, ये एंगल किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 डिग्री या 180 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। when a constant force or acceleration acts at an angle 0 और 180 डिग्री के अलावा acts at an angle with initial velocity of a body, अगर किसी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, एक्सेलरेशन किसी एंगल पर काम कर रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री पर काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में बॉडी मूव्स ऑन पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ और मूव्स ऑन अ पैराबोलिक path and this motion is projectile motion। ये मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि भाई ज्यादातर हमारे पास जो एग्जाम्पल होते हैं अंडर ग्रेविटी, जो कांस्टेंट फोर्स है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन केसेस में। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमेशा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा सिर्फ अंडर ग्रेविटी ही होगा, ऐसा नहीं है। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, यानी कौन? चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, लेकिन कंडीशन रहती है उसमें भी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कांस्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी से किसी इन दोनों एंगल के अलावा किसी एंगल पर काम कर रहा होगा, तो बॉडी एक पैराबोलिक कर्व में चलेगी, पैराबोलिक पाथ में चलेगी, ठीक है। और इसका मोशन ही क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बहुत एकदम स्पेसिफिक हो जाऊं, स्पेसिफिक होकर बात करूं, यानी इन केसेस के लिए इसको एक्सक्लूड कर दूं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं और
ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई टू डायमेंशनल मोशन इन द वर्टिकल प्लेन अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी, यानी टू डायमेंशनल motion in a vertical plane of a body under constant gravity is called प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने ऐसे ये एग्जांपल जैसे कोट करने हो तो एग्जांपल जैसे मैं इंडिकेट कर सकता हूं, एग्जांपल ईजी एग्जांपल 1 जैवलिन थ्रो या जैवलिन थ्रो, जो जैवलिन फेंका गया है, बॉल थ्रोन यानी फुटबॉल थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है, एंड शॉट ऑफ द बुलेट या बुलेट फायर्ड अ शॉट। तो इस तरीके से मैं तमाम ये वाले एग्जांपल इंडिकेट कर सकता हूं जो पैराबोलिक मोशन को यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये पाथ कैसा होता है बच्चों, इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। पाथ क्या कहलाता है, ट्रेजेक्टरी। और जो पैराबोलिक नेचर का है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ये जो पाथ, ये जो रास्ता है, और इसका नेचर क्या है ट्रेजेक्टरी का, ट्रेजेक्टरी का नेचर क्या है, पैराबोलिक। पैराबोलिक नेचर है, या पैराबोला है ये कर्व। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो ट्रेजेक्टरी होता है या बॉडी जिस पाथ को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, यानी जो ट्रेजेक्टरी, ये ट्रेजेक्टरी है पाथ फॉलोड, और इसका नेचर कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर एक तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इसकी बात की कि भाई जैवलिन थ्रो या बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं। दूसरी मैंने कई एग्जांपल लिए, उनमें से दो, एक तो ये हो गया, एक फुटबॉल को मैंने छत से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किक कर दिया या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका मोशन भी यहां पर कैसा आ रहा है, यानी यहां बेटा इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर या बॉल को ऐसे किक किया तो ये यहां पर आ गया। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये तिरछा, ठीक है, यहां पर ये तिरछा फेंका गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, जिस बॉडी को बेटा हम फेंकते हैं, जैसे जैवलिन को फेंका, ठीक है, या फुटबॉल को किक किया यहां से, तो ये जो ऑब्जेक्ट थ्रोन है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड है, इन्हीं को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट थ्रोन या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है या प्रोजेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड और थ्रोन, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। बेटा यहां पर कोई ना कोई इसको वेलोसिटी दी गई होगी, जिस वेलोसिटी से बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को ओ पॉइंट से, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस मार्क कर लेते हैं ना, एक बॉडी को मैंने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा यू वेलोसिटी के साथ, तो ये पैराबोलिक पाथ पर ऐसे ऐसे मूव करती है। तो बेटा यहां पे ये मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। जिस बॉडी को हम फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल कहलाता है, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं, यू से मैंने फेंका इसको, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये ओ से निकली, ओ से फेंकी गई है, तो ओ को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
बेटा ओ से चली ओ डैश पर आके स्ट्राइक करती है, तो ओ डैश इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, इसको पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बोलेंगे। ठीक है। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करते हैं तो कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, यानी एजम्पशंस। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को यानी उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, फॉर्मूलाज निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ एजम्पशन यहां पर हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कि भाई हम जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, जो हमारा बॉडी थ्रोन है, उस पर एयर का रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, इस पर कोई एयर का रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, कोई अपोजिंग फोर्स एयर का काम नहीं करेगा। दूसरा बेटा, अगर आप देखें भाई, अगर मैं इसको क्या करूं, जैसे मैं ये अर्थ बना लेता हूं, ये अर्थ है, मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ए से, ये आके इस जगह गिरी, बी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो यहां तो ये कर्वेचर आ रहा है, ये कर्वेचर आ रहा है। अगर ये बहुत दूरी ज्यादा हो गई तो कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कर्वेचर होता है हमारी कैलकुलेशंस को गड़बड़ा देगा, तो हम क्या करते हैं, ए से बी इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि ए टू बी ये क्या है, पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, पूरा प्लेन है, कर्व नहीं है यहां पर। तो हम ये जबकि क्या है, कर्व हो जाता है यहां पर, तो इसका जो कर्वेचर है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ कर्वेचर। तो हमारी अजम्पशन है कि हम कर्वेचर को कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे उसको। ऐसे ही बेटा जो अर्थ का रोटेशन है उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो वो इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ या इग्नोरेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही उसके कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, और ना ही एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। वाइल कब, जब हम इनके फॉर्मूलास को ड्राइव करेंगे। अब ध्यान रखिए कि भाई जो इसकी खास बातें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या है, जो हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी नोट 1। अब यहां देखिए बेटा, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ओरिजिन ये हो गया, विच इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अ बॉडी इज थ्रोन। इस तरीके से बॉडी चली और यहां पर आके गिर जाती है। सही से बना रहे हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री, x एक्सिस, ये बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये दो मोशन एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी थ्रोन जो प्रोजेक्टाइल है, इट एग्जीक्यूट टू मोशन ऑल टुगेदर विच आर इंडिपेंडेंट। वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो पहली बात तो यही है कि बेटा ये कॉन्स्टिट्यूटेड होता है किससे, टू इंडिपेंडेंट मोशन से, यानी इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज consisted of two independent motions, two independent motions, one पहला किसके along, दो इंडिपेंडेंट मोशन, वन along x axis और सेकंड along y axis। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब x एक्सिस के अलोंग कौन सी वेलोसिटी या कौन जिम्मेदार है इसको चलाने के लिए, बेटा u को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी वेक्टर a है, a वेक्टर है, इसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड a cos थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर a sin थीटा होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो बेटा यहां पे u को थीटा के अलोंग रिजॉल्व करें तो दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा अलोंग y एक्सिस, इट इज u sin थीटा।
तो u sin थीटा को मैं uy लिख देता हूं, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस uy u sin थीटा, और कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज ux, ये ux मार्क कर दिया मैंने। ux किसके बराबर है? u cos थीटा, यानी ये कंपोनेंट ux किसके बराबर है? u cos थीटा के बराबर है। तो यानी कि जो अलोंग एक्स एक्सिस मोशन होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? u cos थीटा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और वर्टिकल मोशन किस वजह से हो रहा है? u sin थीटा। तो वर्टिकल मोशन y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ऊपर नीचे इसको कौन चलाएगा? y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, u sin थीटा, और x एक्सिस के अलोंग कौन चलाएगा? u cos थीटा चलाएगा। ठीक है, अब एक खास बात ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये दो इंडिपेंडेंट मोशन से कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे जैसे किसी भी पॉइंट पर हम देखें ग्रेविटी कहां वर्क कर रही है? प्रोजेक्टाइल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। फिर से बनाता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ठीक है। अब यहां पर ले लिया मैंने पॉइंट यानी प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है, ऊपर रखा है, चाहे तो y और x एक्सिस ऐसे बना दें कि भाई y और x एक्सिस ये है। अब यहां पे मैंने जो u है, एक कंपोनेंट ये थीटा मान लिया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा। बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। u का यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g वर्क कर रहा है, और g मेक्स 90 डिग्री विद u cos थीटा। g जो है u cos थीटा से 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो g मेक्स 90 डिग्री विद u cos थीटा। इसका मतलब g हैज, अगर मैं g का कोई कंपोनेंट निकालूं, यानी a का थीटा के अलोंग कंपोनेंट निकालूं, तो a cos थीटा। ठीक है, अब g का मैं कंपोनेंट निकालूं किस पर? u cos थीटा पर 90 डिग्री पर, तो g cos 90 डिग्री दैट इज 0। ये 0 हो गया, g cos 90 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब g हैज नो कंपोनेंट ऑन u cos थीटा, यानी g हैज नो इफेक्ट ऑन u cos थीटा। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है u cos थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल u cos थीटा विल रिमेन द सेम कांस्टेंट। तो बेटा u cos थीटा डिस्टर्ब नहीं होगा, u cos थीटा और u cos थीटा ये कैसा रहेगा? थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन u sin थीटा वेरी करेगा। u sin थीटा बेटा पॉइंट ऑफ यानी प्रोजेक्शन o से जब ऊपर चलेंगे, तो u जब हम ऊपर चलेंगे u sin थीटा लगातार कम होता जाएगा। u sin थीटा लगातार, यहां पर सबसे पहले u sin थीटा ये था, यहां पर आ गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट घटता रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0। देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। जो यहां पर था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, gravity does not affect on u cos theta, it affects only u sin theta। u sin theta regularly decreases to 0 at the highest point। उसके बाद बेटा यहां पर अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आधा सफर कर चुका है, आधा सफर में अब वो नीचे की तरफ आएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा अब नीचे के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ये बढ़कर वही हो जाएगा u sin थीटा के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस u sin थीटा के बराबर आ जाएगा ये। लेकिन अभी भी u cos थीटा कैसा रहेगा? सेम, u cos थीटा सेम रहेगा। यहां u cos थीटा अभी भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा, u cos थीटा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने चूंकि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना है, कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो u cos थीटा u sin थीटा का इफेक्टिव, यानी जो जिस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से फेंकेंगे वही वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर ऑब्टेन होगा। जिस एंगल से फेंकेंगे उतना ही एंगल आएगा, लेकिन माइनस में। थीटा से फेंक रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस एंगल आ जाएगा, माइनस एंगल आ जाएगा यहां पर, तो माइनस थीटा हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब ये आएगा यहां पर, तो अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो ये इस तरीके से, यानी ये एंगल अगर मैं लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा, नीचे की डायरेक्शन में माइनस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ वर्टिकल
जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट चेंजेस। तो ये जो खास बात है बेटा इसके अंदर, तो हमें ये ध्यान रखना है। वीडियो चेक कर लेता हूं मैं। ना बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट ये फीचर्स बताए कि भाई ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट था कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसी पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लो अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with velocity u at an angle theta with horizontal direction. A projectile is thrown with velocity u at an angle theta with horizontal direction. What is its velocity when it makes angle alpha with horizontal direction? भाई एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ठीक है। तो अब उसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रही है, वो वेलोसिटी क्या होगी भाई? यहां देखिए आंसर करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, तो इट फॉलोज द प्रोजेक्टाइल पाथ। बेटा यहां पर मान लीजिए बॉडी कम्स एट दिस पॉइंट, तो नाउ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये वेलोसिटी मैंने मान लिया कि भाई ये वेलोसिटी u डैश है एंड इट मेक्स एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा बना रही है। अब इस एंगल को भी आप देखिए, ये एंगल जो है यहां पर अगर हम देखें पहले एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अब ये लगातार ऊपर आने पे एंगल घटता जाएगा घटता जाएगा। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर आएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे दिस एंगल बिकम्स किसका एंगल? जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस से यहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थीटा एंगल बना रही है, किसी पॉइंट पर बीच में अल्फा एंगल बना रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे इट बिकम्स 0, ठीक है। तो बेटा लगातार वेलोसिटी में भी फर्क आ रहा है, मुझे यू डैश फाइंड करना है। तो आपको पता ही है कि जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। तो पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां निकाल लें यू कॉस थीटा, यहां निकाल लें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u डैश cos अल्फा। बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, u cos अल्फा शुड बी इक्वल टू u cos थीटा। वी हैव टू फाइंड u डैश बिकम्स u cos थीटा ओवर cos अल्फा। याद है? तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पे इसको आंसर कर सकता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे चलते, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रोजेक्टाइल का path of projectile is called trajectory and trajectory is parabolic in nature। कैसी होती है? पैराबोलिक नेचर की होती है, ठीक है। तो इसको कभी कभी स्कूल के अंदर पूछ लेते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन कि हमें शो करना है टू शो दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यानी ट्रेजेक्ट्री कैसी है? पैराबोलिक नेचर की है। पाथ कैसा है? पैराबोला है। ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आप जानते भी हो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिखते रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी सिंपल इक्वेशन है y और x में, तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है। अगर बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ये हो जाए, x में क्वाड्रेटिक हो गई,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को इंडिकेट करती है, पैराबोला को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो अगर मुझे शो करना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है, तो मुझे y और x की रिलेशन, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की एक इक्वेशन तैयार करना होगी। अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नेचर की है तो पक्का हो जाएगा कि भाई प्रोजेक्टाइल का रास्ता, ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक नेचर की है। तो इतना ही काम मुझे करना है। ठीक है, तो अब तो डायग्राम बना दे यहां पर बेटा, ये y एक्सिस ओरिजिन और ये x एक्सिस। अब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, ये आ गया, ये o डैश पर आके गिर जाता है। किसी पॉइंट को मैंने कंसीडर किया कि भाई इस पॉइंट पर हमारा प्रोजेक्टाइल एट टाइम t p पॉइंट पर है। p पॉइंट पर कितने टाइम पर है? एट टाइम t टाइम पर बेटा जो प्रोजेक्टाइल है p पॉइंट पर है, जहां के कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट x, y। मैंने कहा भाई p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, और p टाइम पर प्रोजेक्टाइल o से चलकर t टाइम पर पहुंचा। तो बेटा यहां x और y का मतलब तो यही है ना कि भाई ये वर्टिकल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस y के बराबर और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के बराबर। ठीक है, यानी हमारा जो प्रोजेक्टाइल है t टाइम में x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और t टाइम में, सेम टाइम में y वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। तो दो मोशन मैंने कहा एक साथ करता है हमारा प्रोजेक्टाइल, तो हम बारी बारी से हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन बेटा प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी u cos थीटा। इसको यहां लिखे दे रहे हैं ux इज इक्वल टू u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा भाई जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसा है प्रोजेक्टाइल का? यूनिफॉर्म है। u cos theta is unaffected by gravitational acceleration. Throughout the motion of the projectile, it remains constant. So in t time, distance traveled is x. So x is equal to horizontal velocity ux into time taken t. कोई acceleration तो है नहीं, डायरेक्ट बेटा velocity में टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और velocity responsible for horizontal motion that is ux, u cos theta into tx. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पैराबोला की इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक होगी, किसमें लिखी जाएगी? x और y में लिखी जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टाइम का इंडिपेंडेंट है, ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। अब यहां मेरे पास टाइम आ रहा है, इसका मतलब मुझे टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूं x अपॉन यू कॉस थीटा। बेटा टाइम की वैल्यू मैंने ये निकाल ली और इसको रख दिया मैंने फर्स्ट रिलेशन। अब वर्टिकल मोशन देखते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन बेटा वर्टिकल मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u y, एंड u y क्या है? u y इज इक्वल टू u sin थीटा। तो एक तरीके से ये क्या है बेटा? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। हमारे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा, ये u sin थीटा के बराबर है। ठीक है, अब बेटा यहां पे u sin थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है और वर्टिकल डिस्टेंस इन t टाइम कितना ट्रैवल हुआ है? y के बराबर। तो सेकंड इक्वेशन लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s क्या हो गया? y के बराबर हो गया। y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर uy है, uy t। अब बेटा बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, a बिकम्स माइनस g, तो माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये हो गया। अब बेटा बस यहां पे टाइम की वैल्यू लगा दीजिए, टाइम फर्स्ट इक्वेशन से x अपॉन यू कॉस थीटा यहां चिपका दीजिए, और ui आपको मालूम ही है u sin थीटा के बराबर है। ठीक है, मान लो ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ t from first equation into second equation। फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में चिपका दो, तो y इज इक्वल टू
यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू बेटा कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा और बड़ा बना रहे थोड़ा क्लियर, ये हो गया बेटा, और ये यू है, ये आ गया मेरे पास। नाउ यू से यू कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा एक्स, ये आ गया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा। अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नेचर की है, ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक नेचर की है, हेंस द प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला। तो इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इस तरीके से मैं यहां पे इसको प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, नाउ अब जैसे यहां पर मैं कुछ टर्म्स यूज करूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा से कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हो गया, उसे एच लिख देते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं दूसरा, मैक्सिमम हाइट, ये एच लिख देते हैं, और थर्ड लिखते हैं रेंज, आर से डिनोट करते हैं। तो बारी बारी से इनको लिखेंगे, थोड़ा बेटा इंक डाल लूं इस पे। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए सब लोग। उसके बाद क्या करेंगे, यहां इनको करके फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पकड़ लेंगे, है ना। ये तो ऑब्लिक में ले रहे हैं, तो जनरली ऑब्लिक में ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी देख लेंगे। ये टर्म फिर से वहां ले लेंगे। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, यहां पे डायग्राम हमारा वही, ये डायग्राम तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार बनाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां जैसे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ए मार्क कर देते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया, बाकी हटा देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में कितने टाइम रहता है, ओ से ओ डैश तक आने में ये एयर में रहा। ठीक है, तो यानी टाइम in which a projectile remains in air is called time of flight। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं, y इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। अब देखो यहां पे हमारा प्रोजेक्टाइल जो है o से चला, ऊपर था, हाईएस्ट पॉइंट तक आया, उसके बाद नीचे o डैश पर आ गया, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट along y axis या vertical axis, डिस्प्लेसमेंट along vertical motion या y axis बेटा ये कितनी है, जीरो।
तो अब यहां पे ये s 0 चिपका दीजिए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? इट इज u sin थीटा। कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? t टाइम में, कैपिटल T टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो बेटा y इज इक्वल टू, या यहां पर क्या रख दूं मैं, पहले एक बार लिख देता हूं, u इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बेटा यहां पे यू वाई की वैल्यू लगाइए, y तो 0 हो गया, u हो गया यू वाई u sin थीटा, एंड दिस टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। बेटा कैपिटल T वन टाइम ये चला गया, ठीक है, हाफ जीटी को इधर ले आइए, हाफ जीटी और u sin थीटा, ठीक है। अब बेटा यहां पे आपको चाहिए क्या? t चाहिए, t इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 2u sin थीटा ओवर g, तो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया अपने पास? 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं कि भाई ये मैक्सिमम हाइट डायग्राम, तो ये यूज कर लेंगे, ये मैक्सिमम हाइट, ये h हो गया, यानी मैक्सिमम हाइट यानी हाईएस्ट पॉइंट ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट, इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम the ground, the height of the highest point from the ground, इसी को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। अब बेटा ये मुझे निकालना है, आपको पता ही है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे इट बिकम्स 0। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो जाती तो यही खेल खत्म हो जाता, हाईएस्ट पॉइंट पे आते ही ये नीचे धड़ाम से गिर जाता, यानी बीच से भाला ऐसे फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो यानी हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? मैं u डैश y हाईएस्ट पॉइंट पर 0 लिख देता हूं, ठीक है बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे हाइट चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बेटा यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? u डैश y इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? uy स्क्वायर 2g, a क्या हो गया? माइनस g के बराबर, और s क्या हो गया यहां पर? हाइट h। बेटा ये कंपोनेंट, ये पार्ट 0 है, ये 0 हो गया, ये मेरे पास है u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, इसको इधर ले आइए, 2gh इधर आके पॉजिटिव हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h मेरे पास हो गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बेटा मेरे पास हो गई वर्टिकल हाइट, जो यहां से हाईएस्ट पॉइंट की ऊंचाई है। अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम, अगर मुझे मैक्सिमम करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, तो h मैक्स कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90, जब मैं यानी इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g के बराबर। ना बेटा o से o डैश तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम इज कॉल्ड रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट मेरे पास आ गया रेंज। रेंज को r से लिखते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी o डैश, ये किसके बराबर है? o डैश के बराबर है, ठीक है। और डिफाइन कैसे करेंगे? भाई वन टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर
हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड by a projectile in one time of flight, यानी वन टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर जो हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या यू साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है? नो, यू साइन थीटा तो वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया बच्चों? यू कॉस थीटा। और यू कॉस थीटा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड है। पहले डी एक्सेलरेटेड है, उसके बाद नीचे आने पर एक्सेलरेटेड है। लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर मुझे रेंज चाहिए, ओ डैश चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux into time of flight t। ux means u cos theta and time of flight हमने लिखा 2u sin theta upon g। बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर, u into u कर दीजिए u स्क्वायर और 2 sin theta cos theta upon g। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी इज द रेंज। तो रेंज का ये फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो गया। अगर बेटा मैं कहूंगा मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और कब होगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू शुड बी 1। ये 1 होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और कब है? जब 2 थीटा 90 के बराबर होगा, एंगल 90 में साइन 90 इज इक्वल टू 1, हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बेटा मैक्सिमम रेंज करनी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 लगानी होगी। अब ये वैल्यू 1 रख दो तो मैक्सिमम रेंज क्या हो गई? मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज बन गई हमारे पास, साइन 2 थीटा 1 हो गया। तो ध्यान रखिए जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कब होगी? जब थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पर फेंका जाएगा, यानी थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, और प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा 45 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए ये तब होगा जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर होगा? हॉरिजॉन्टल पर होगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ना होकर थोड़ा हाइट पर है, तब क्या होगा? अब हाइट से मैं ये बेटा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब यहां से किसी बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करता हूं, अगर 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूं तो ये ऐसे गिर जाता है। ये 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो गया, कितने पर? 45 डिग्री पर। इसके लिए रेंज आई मेरे पास, रेंज लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेंज ये हो गई बच्चों यहां पर। अगर मैं थीटा यानी ये 45 डिग्री एंगल है, ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। अगर इससे थोड़ा एंगल छोटा कर देता हूं, शॉर्ट कर देता हूं एंगल, अब बेटा यहां से जब ये प्रोजेक्टाइल चलेगा तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। अब रेंज ज्यादा हो जाएगी। अब रेंज थीटा क्या है? थोड़ा सा 45 डिग्री से छोटा है, तो रेंज बड़ी है। तो ध्यान रखिए जब ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो थीटा 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन होगी। लेकिन बेटा अगर हाइट से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो 45 से थोड़ा कम एंगल लेना पड़ेगा। जो जैवलिन थ्रो या शॉर्ट पुट फेंकते हैं, ठीक है, 45 डिग्री से थोड़ा कम लेना पड़ेगा। 42, 43, 41, 38, 39 इन तक चल जाएगा। लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं कि आप 30 डिग्री पहुंचा दो उसको, वो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ना। कई बार एक सवाल पूछा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं सेम वेलोसिटी से, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज बराबर हो?
ठीक है, कैन इट बी पॉसिबल दैट a projectile is thrown with same velocity at different angles? Can it be possible that a projectile is thrown with same velocity at different angle having the same range? आंसर यस, इट इज पॉसिबल। बेटा ये पॉसिबल है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अगर मैं एक काम करूंगा, एक तो एंगल थीटा ले लेता हूं मैं, r जब थीटा एंगल ले रहे हैं तो रेंज ये आ रही है मेरे पास। एक मैं क्या करता हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेता हूं, r 90 माइनस थीटा पे चेक करता हूं। मैंने क्या किया, अब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा कर दिया, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री यू स्क्वायर साइन, अब बेटा यहां पे 2, अब थीटा की जगह क्या कर दिया 90 माइनस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन, अब ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। अब यहां पे साइन 180 माइनस 2 थीटा है तो किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो r 90 माइनस थीटा पर रेंज कितनी हो गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों में रेंज कैसी हो रही है, बराबर हो रही है, r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा। यानी मतलब ये हुआ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया। बेटा एक मैंने 30 डिग्री पे लॉन्च किया, 30 डिग्री पर ये आ गया, एक मैंने किया 60 डिग्री पर सेम वेलोसिटी u से, तो ये आ गया। तो रेंज दोनों में क्या है, बराबर है, एक 60 डिग्री हो गया, एक 30 डिग्री हो गया, है ना। तो रेंज कैसी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 प्लस 30 90 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज जो होगी वो आइडेंटिकल होगी, बशर्ते वेलोसिटी यहां पर कैसी हो, सेम रखी जाए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। शो दैट द रेंज ऑफ a projectile is the same for two angles of projection and the sum of heights for these angles is independent of angle of projection, beta show that the range of a projectile is the same for two angle of projection। ये तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज कैसी होती है। इस पार्ट को तो टच करना नहीं है, लेकिन सवाल ये ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, या कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी स्कूल में रख देते हैं। हमें ये पार्ट करना है बेसिकली, द सम ऑफ हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स, इन एंगल्स के लिए जो अगर मैं हाइट का सम कर लूं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो बेटा मतलब ये हुआ ये एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है। एक एंगल थीटा हो गया और दूसरा एंगल कितना हो गया,
90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा हो गया छोटा वाला, और बड़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी यहां पर सेम है u। अब यहां पहली हाइट, ये हाइट मैं h1 मान लेता हूं, जो वर्टिकल हाइट है ये पहला ऐसे मान लेता हूं 90 माइनस थीटा, वर्टिकल हाइट h1, और ये दूसरी हाइट जो है ये इसे मैं डार्क कर देता हूं, ये पोर्शन h2। ये हो गया। आपको h1 प्लस h2 बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेटा यहां पे मैक्सिमम हाइट h1 की बात करें, h1 इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां बेटा h1 लगाते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन g। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। h1 की वैल्यू ये हो गई, h2 की वैल्यू, h2 इज इक्वल टू, भाई अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, वेलोसिटी स्टिल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g अपॉन 2g। ये हो गया। अब बेटा यहां पर 2 यहां पर भी लगाइए, 2 यहां पर भी लगाइए। अब बेटा यहां पे देखें कि भाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h1 कितना है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, प्लस कर दीजिए h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, अब देखिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर, इट इज u स्क्वायर अपॉन 2g विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन में बेटा h1 प्लस h2 किसके बराबर हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इतनी बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी 2 और 3 मार्क के अंदर पूछा जाता है, 2 और 3 मार्क्स, 2 मार्क में जनरली पूछ लेते हैं। भी हमें ये बताना है, शो करना है, शो दैट there are 2 time instants at which height of a projectile is the same, and sum of these 2 time instant is equal to the time of flight। बेटा हमें शो करना है, we have to show that there are 2 time instants, ऐसे 2 टाइम इंस्टेंट है at which height of a projectile is the same, and साथ में आपको ये तो शो करना हो गया, फिर आपको ये बताना है sum of these 2 time instants is equal to the time of flight। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ये एंगल हो गया थीटा। अब बेटा यहां आप देखिए सिंपल सी बात कही जा रही है कि भाई ऐसे 2 टाइम इंस्टेंट होंगे जहां पर हाइट कैसी होगी, सेम होगी। अब जैसे मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचू एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस जगह और इस जगह A एंड B 2 पॉइंट्स मान लिए मैंने, तो A की हाइट और B की हाइट सेम है। ये T1 टाइम पर है, A पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल कब आ रहा है, एट T1 टाइम, इट कम्स एट B एट टाइम T2।
अगर मैं T1 प्लस T2 कर दूं, T1 प्लस T2 कर दूं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो पहले तो यही प्रूफ करना है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्टाइल है h हाइट पर दो टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग टाइम पर, यहां a पर T1 टाइम और उसी हाइट यानी a और b की हाइट सेम है, b पर T2 टाइम पर आएगा, दो टाइम पर आएगा, ये हमें शो करना है। सिंपली बेटा अगर मैं यहां पर इसके वर्टिकल मोशन की बात करूं, फॉर वर्टिकल मोशन, आंसर लिख दिया है मैंने, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है, uy, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इट इज u sin थीटा। ठीक है, अब मैं हाइट के लिए, इन जनरल हाइट के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें टाइम है और हाइट भी है, टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन पूछा गया है तो टाइम का तो होना जरूरी है इक्वेशन में। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बेटा मैंने h मान लिया, ये h हो गया। अब u क्या है, u साइन थीटा, इनिशियल वर्टिकल स्पीड, टाइम t मान लिया मैंने, और माइनस a इज इक्वल टू माइनस g है, हाफ g t स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो बेटा आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन टाइम में क्वाड्रेटिक है। जिस पैरामीटर में, जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी उसकी दो वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब टाइम हैज टू वैल्यूज फॉर द सेम हाइट h। तो ये तो बात अपने आप ही अंडरस्टूड हो गई, सेल्फ प्रूव हो गई कि भाई इक्वेशन लिखते ही ये किसमें क्वाड्रेटिक है, t में क्वाड्रेटिक है, सो t हैज टू वैल्यूज फॉर द सेम हाइट, है ना। तो थोड़ा सिंपल तरीके से लिख देता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 2h 2u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को आप इधर ले आइए, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2h 2h, अब ये gt स्क्वायर, पहले ऐसे लिख दीजिए, gt स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा t ये है। ठीक है, और प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t हैज टू वैल्यूज फॉर द सेम हाइट। ठीक है, तो ये इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज quadratic in t, so t has two values, t has two values for same height h, सेम हाइट के लिए t की 2 वैल्यूज होंगी। तो ये बात यहां प्रूव हो गई इक्वेशन लिखते ही। ठीक है, अब बेटा यहां पे मुझे प्रूव करना है सेकंड पार्ट कि भाई t1 प्लस t2 को जोड़ दें, ये किसके बराबर आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ जाएगा। अब बेटा यहां पे जैसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक है x में, तो x हैज 2 रूट्स, x के 2 रूट्स होंगे, मान लो अल्फा एंड बीटा। रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ x, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स को जैसे मैं मान सकता हूं अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इनका अगर सम करना है तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो अब यहां देखें, अब मैंने जो इक्वेशन बनाई है मैं इसे लिखता हूं, gt स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा t प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा a यहां पर कितना हो गया, g के बराबर, b हो गया माइनस 2u साइन थीटा, c हो गया 2h। अभी c की जरूरत नहीं पड़ रही। सम ऑफ रूट्स, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन जो हमने तैयार की है, ये टाइम के अंदर है, टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो टाइम के 2 रूट्स t1 एंड t2 हो गए। तो सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2
किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए। अब बी यहां पर है, क्या लिखना है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी बराबर है यहां पर माइनस 2u साइन थीटा, माइनस 2u साइन थीटा अपॉन ए कितना है? जी के बराबर। बेटा ये प्लस हो गया, तो नाउ 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों क्या आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम प्रूफ कर लेंगे कि भाई जो ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक नेचर की है, उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे और रेंज निकाल लेंगे। वहां हाइट का चक्कर नहीं है, क्योंकि हाइट से ही थ्रो किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, तो यह एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई जैसे मैं समझा देता हूं पहले, जैसे ये गन है, ठीक है, गन से फायर किया गया, बुलेट बाहर आया, यहां पे ये बुलेट बाहर आया, बाहर आके गिरा, बाहर आके गिरता है मान लो 3 किलोमीटर पर, ये 3 किलोमीटर पे आके गिरा। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मान लो, अब मेरे पास एक टारगेट दे रखा है 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर की दूरी पर देयर इज अ टारगेट, ये टारगेट है, यहां हिट करना है। तो क्या मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अरेंज करके क्या इस बुलेट को फिर से फायर करूं, मैं फायर करके टारगेट को हिट कर सकता हूं? तो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो हमने क्या किया है? फायर किया है, अब बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल of 30 degree which reaches to distance 30 kilometer. ठीक है, can one hope to hit the target at 5 kilometer away by adjusting angle of projection। बेटा अगर हम फायर करते हैं 30 डिग्री पर एंगल बनाकर, तो 3 किलोमीटर पर हमारा शॉट पहुंचता है, बुलेट पहुंचता है। क्या मैं 5 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकता हूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेट करके? ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां हम निकालते हैं कि भाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा यहां पे 60 डिग्री है, तो 2 थीटा 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है थीटा, तो 2 थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री के बराबर। ना उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी रूट 3/2। अब रेंज हमें कितना दे रखा है? रेंज हमारे पास है नाउ रेंज इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब रेंज कितनी है? 3 किलोमीटर के बराबर, तो यू स्क्वायर अपॉन जी रूट 3/2, रूट 3/2। बेटा 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए, आप यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल लीजिए, यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या होगी? 2 × 3 अपॉन रूट 3। बेटा रूट 3 से ये रूट 3 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 2√3, 2 × √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, अब ये मेरे पास 64 ये हो गया 34, यानी ये आ गया इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर हो गया 3.464 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, यानी यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई, नॉट इन किलोमीटर, ये इतनी वैल्यू आ गई 3.464।
ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई कि भाई यू स्क्वायर अपॉन जी इतने आ गया। नाउ अब मैं क्या करता हूं कि भाई इसको एंगल ऐसे सेट करता हूं मैक्सिमम रेंज अचीव हो जाए। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 करना होगा मुझे। तो मैक्सिमम रेंज इस सर्टेन वेलोसिटी से ही, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम रेंज देखता हूं तो एंगल कितना रखना पड़ेगा प्रोजेक्शन 45 यू स्क्वायर साइन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या किया मैंने 45, तो यू स्क्वायर 90 डिग्री ये हो गया अपॉन जी। तो बेटा ये यू स्क्वायर अपॉन जी, अब यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू ये हो गई। अब ये किलोमीटर में लिखी जाएगी बेटा, ठीक है। तो अब यू स्क्वायर अपॉन जी ये कितनी आ गई मेरे पास, इट इज 3.464 ये आ गया। तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी ये भी किलोमीटर में है, तो ये किसमें आ गया रेंज, इतने किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मुझे मैक्सिमम रेंज हासिल करनी है, मैक्सिमम रेंज इस वेलोसिटी u से 45 एंगल पर कितनी होगी 3.464, जबकि मेरा टारगेट कितनी दूर है बच्चों 5 किलोमीटर पर। इसका मतलब टारगेट तक हमारा बुलेट नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही फॉल हो जाएगा। तो ये टारगेट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, मिस द टारगेट। टारगेट क्या हो गया, मिस हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी का। देखो जैसे मान लो एक फाइटर प्लेन ये चला, ये फाइटर प्लेन चल रहा है, ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से ऊपर से निकलता है। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन मान लो ऐसे बना देते हैं ये, अब ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से निकला। इस वक्त इसकी हाइट जो है 1.5 किलोमीटर है और जो फाइटर प्लेन है 720 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर जो एंटी क्राफ्ट जो एंटी फाइटर प्लेन जो गन है हमारे पास, एंटी क्राफ्ट गन, ये अपना नोजल को सेट करते हैं, बैरल को सेट करते हैं इसको उड़ाने के लिए, हिट करने के लिए। तो अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये कितना एंगल रखें यहां पर, जिससे जब यहां पे शेल को फायर किया जाए, जब शेल को फायर किया जाए और फायर की स्पीड हमें दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड, तो ये जाके इससे स्ट्राइक कर जाए, ये क्या कर जाए, इससे स्ट्राइक कर जाए, कोलाइड कर जाए, यानी हिट कर जाए। ये हिट कर गया यहां पर, ठीक है। तो यानी कितने एंगल पर इसको एडजस्ट करें, इसके बैरल को कितने एंगल पर फ्रॉम वर्टिकल एडजस्ट करें जिससे ये इसको हिट कर जाए, ठीक है। फिर साथ में ये भी कह रहा है कि भाई एयरक्राफ्ट के पायलट साहब इसे कितनी हाइट पर ले जाएं कि ये इससे बच सके। तो ये दो बातें हमें करनी है, ठीक है। तो यहां डायग्रामेटिकली में है कई चीजें क्लियर, फिर भी मैं इंडिकेट कर देता हूं। अ फाइटर plane passes anti-craft gun at the height of 1.5 kilometer with speed of 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। 720 किलोमीटर पर आवर से एयरक्राफ्ट पास हुआ एंटी क्राफ्ट गन से, और जो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब ये कितना एंगल को शॉर्ट, यानी कितने एंगल को सेट करके, एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शेल इज फायर्ड विद muzzle speed 600 meter per second to hit the plane or fighter plane।
तो कितना एंगल सेट करना पड़ेगा कि ये फाइटर प्लेन को हिट कर जाए। ठीक है, साथ में हमें ये भी बताना है कि भाई इसको बचने के लिए इसे कितना, जो फाइटर प्लेन है, कितनी ऊंचाई पर रखना पड़ेगा ताकि ये बच सके। एट what height plane will be safe, कितनी हाइट पर ये सेफ होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखते हैं कि भाई मान लो इसने यहां पे शेल फायर किया 600 मीटर पर सेकंड से, टी टाइम के बाद ये इसको स्ट्राइक करता है। टी टाइम के बाद क्या कर रहा है, इसको स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ये एंगल ऐसे मान लेता हूं कि भाई ये एंगल थीटा है, तो जो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा वो 90 माइनस थीटा निकालना पड़ेगा। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। जो मदर स्पीड है यानी यू वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया एक तरीके से शेल का, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे निकालना 90 माइनस थीटा है। तो मैंने कहा कि भाई टी टाइम के बाद ये शेल जो है इससे टकरा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये चला। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शेल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द शेल इन टाइम टी, इन टी टाइम कितना चला कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन एग्जीक्यूट होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा से। u मेरे पास 600 है, तो u cos थीटा यानी 600 cos थीटा इनटू टाइम t। बेटा तब तक एयरक्राफ्ट टी टाइम में कितना चल चुका होगा भाई, सेम जब ये हिट करेगा तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होना चाहिए, बराबर इक्वेट कर देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन द सेम टाइम टी। तो स्पीड को बेटा मैं यहां पर 725 अपॉन 18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो 18 4 द 40 ये हो गया इंटू 5 200 मीटर पर सेकंड। तो 200 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड हिटिंग के लिए, टारगेट हिट करने के लिए बराबर होंगे, तो इक्वेट कर दीजिए। तो 200 यानी ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ गया, इट इज 200t बराबर 600 cos थीटा इंटू टी। टी को पहले साफ कर दीजिए दोनों तरफ से, तो cos थीटा कितना हो गया बच्चों, cos थीटा 200 अपॉन 600 1/3। तो cos थीटा कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यानी थीटा 0.33 करके, तो ये 70.5 डिग्री के आसपास आ जाएगा। कितना आ गया थीटा पॉइंट, अगर cos थीटा 0.33 है, cos थीटा कितना है 0.33 है, ऐसे लिख दो, यहां थोड़ा ऐसे हटा देता हूं, यानी cos थीटा कितना हो गया 0.33, तो थीटा हो गया 70.5 डिग्री। तो 70.5 डिग्री के बराबर एंगल होगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे तो वर्टिकल से एंगल चाहिए 90 माइनस थीटा, तो रिक्वायर्ड एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस 70 माइनस 5, तो 19.5 डिग्री। इतने पर मुझे वर्टिकल से 19.5 पर इसको सेट करना पड़ेगा, तब फायर करना पड़ेगा, शेल बाहर फायर करना होगा, तब जाके बेटा ये प्लेन को हिट कर पाएगा। अगला पार्ट कह रहा है कि भाई एट व्हाट हाइट प्लेन विल बी द सेफ, कितनी मैक्सिमम हाइट पर कितना ये चले, ठीक है, ये सेफ रहे, कितने पर सेफ रहेगा। तो पहले ये मैं निकाल लेता हूं कि भाई जो यहां पर हाइट आ रही है, यानी जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस तरीके से, तो मैक्सिमम हाइट कितनी देगा। ये मैक्सिमम हाइट में निकाल लेता हूं कि भाई मैक्सिमम हाइट
बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होगा, इसके लिए मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब cos थीटा आई हैव, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो बेटा मैं साइन थीटा यहां पर निकाल सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप जानते ही हो, लिख देता हूं मैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए हो तो क्या करें, कॉस स्क्वायर को थीटा को चेंज करें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का साइड चेंज करके 1 की तरफ ले जाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करें, कॉस थीटा कितना 1/3, तो बेटा ये 1/9 हो गया, ये 8/9 हो गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहां चिपका दो, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, u स्क्वायर यानी u 600 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 8/9 2g 10 मान लीजिए उसको, 9.8 या 10 तो तकरीबन अप्रोक्सीमेट में निकाल दूंगा इसके अंदर, तो बेटा अब यहां पे हो गया 600 इंटू 600 8/9 2 इंटू 10, अब 10 से ये 0 0 ये चला गया, अब 2 से 4 टाइम्स ये चला गया, अब 3 20 और 3 3 जा 3 1 जा और 3 2 जा 200 200 800, अब ये हो गया 4000 इंटू 4 16,000, ये 16,000 ये आ गया बेटा, 16,000 मीटर आया, जैसे किलोमीटर में लिख लिया मैंने, ये मीटर में है तो ये 16 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एयरक्राफ्ट को अगर सेफ चलना है, ठीक है, तो 16 किलोमीटर से हाइट ऊपर रखना होगी, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे ये जो एंगल हम यहाँ 19.5 से यहाँ 19.5 यानी 70.5 से अगर शेल को लॉन्च करेंगे तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी यहाँ पर, इतनी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी बनेगी 16 किलोमीटर। तो 16 यानी 16 किलोमीटर तक हमें बचाव रखना पड़ेगा, 16 किलोमीटर तक ये इसको हिट कर जाएगा। अगर एयरक्राफ्ट 16 किलोमीटर से ऊपर होता है तो ये बच जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रख लें, जैसे हमें दे रखा है कि भाई y कि भाई यहां पर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल, ठीक है, यानी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी इज के काइनेटिक एनर्जी है, तो मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ a projectile has kinetic energy at point of projection if a projectile has kinetic energy at point of projection as k, kinetic energy कितनी दे रखी है k, then find the kinetic energy and potential energy at the highest point, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मान लीजिए, वेलोसिटी u मान लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी देखें यहां पर O पॉइंट पर, यानी ये ग्राउंड पर है, रेफरेंस पर है, पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकाल लूं, मैकेनिकल एनर्जी दोनों को प्लस कर दूं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ m u स्क्वायर, मैकेनिकल एनर्जी हाफ m u स्क्वायर होगा कहां पर, एट O पॉइंट पर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाए, मान लो हाईएस्ट पॉइंट A है, एट A पॉइंट पर आ जाए, तो A पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी, u cos थीटा वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट मान लो k डैश, इट इज हाफ m
u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गई। वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है। बेटा यहां पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लूं और यहां मैकेनिकल एनर्जी, कहीं कोई एयर का रेजिस्टेंस तो काम कर रहा नहीं है, हमारी अजम्पशन थी ऐसी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट O इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट A। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहे तो आप PE लिखा रहने दीजिए पोटेंशियल एनर्जी को, तो यहां यह x कर दीजिए इसको। तो अब यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x। बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट O। तो हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। यहां मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर, यानी O पर, A पर कितनी है, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x। Hence x is equal to half mu square minus half mu square cos square theta. Half mu square is taken as common, 1 minus cos square theta. तो बेटा ये हो गया sin square theta, half mu square sin square theta। तो ये आ गया हमारे पास। x पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। ठीक है, कई बार ये पूछ सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है ऊपर, तो रेशियो यहां पे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर है हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसका रेशियो मुझे चाहिए होगा k डैश अपॉन x इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन हाफ mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाफ mu स्क्वायर ये चला गया, ये आ गया cot स्क्वायर थीटा। कई बार एक सवाल बना के दे देता है कि भाई व्हाट फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट आर आइडेंटिकल। हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर होंगी k डैश इज इक्वल टू x, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो बेटा लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ पैराबोलिक होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं इंक डाल लेता हूं उसमें। तो इतनी चीजें सफिशिएंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्रेजेक्ट्री इस पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोला होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो अब इसको मैंने किसी हाइट से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, अब देखो मैं एक्सिस ऐसे बना रहा हूं, एक्स ये और वाई एक्सिस ये बना रहा हूं। मान लो इसे यहां से हाइट से उसको फेंका गया, हाइट से हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया, यानी O से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। अब y पहले मैंने ऑब्लिक पे क्या बनाया, y एक्सिस ऊपर बनाया पॉजिटिव, या नीचे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ये तो हमारी चॉइस के ऊपर है ना कन्वेंशन। ठीक है, अब बेटा यहां से ये चलेगा, अब यहां से इस तरीके से इसका पाथ होगा, यहां गिरेगा। अब ये मैंने मान लिया कि भाई ये हो गया ग्राउंड, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, सब उल्टी चीजें चल रही हैं। अब ये स्ट्राइक करता है ए पर, तो बेटा यहां पे अगर मैं ओ डैश ये मान लूं, तो ओ डैश से ए तक की दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये रेंज हो जाएगा, ये भी निकालना है मुझे।
अब मैंने कहा कि भाई टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पर आ जाता है। कोऑर्डिनेट होते हैं इसके एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स तो बेटा ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्स हो गया, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया वाई एट टाइम टी। टी टाइम पर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टाइम t विद वेलोसिटी u इनटू t। टाइम की बेटा जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ एक्स वाई में ही होगा, तो x अपॉन यू तो ऑलरेडी मैंने लिख के रख लिया पहले से ही। अब फॉर वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन में आ जाए, ये नीचे आ रहा है, नीचे चल रहा है y डिस्टेंस, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाइए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बेटा यहां पे इनिशियल वर्टिकल स्पीड, इनिशियली ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। uy इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy 0 है, ठीक है। तो बेटा यहां पे डिस्टेंस y चल रहा है, uy टाइम t मान लीजिए प्लस हाफ a की जगह g हो गया। नीचे की तरफ मूवमेंट है, g भी नीचे है, तो सब पॉजिटिव लेके चलिए। अब uy यानी ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो बेटा y किसके बराबर? हाफ g t स्क्वायर के बराबर हो। अब यहां से t की वैल्यू इधर चिपका दीजिए यहां पे लाके, तो y इज इक्वल टू हाफ g t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर आ गया, यानी y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो x में क्वाड्रेटिक है, इसलिए पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। यानी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन x, सो पाथ इज पैराबोला। पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। इस तरीके से बेटा यहां बता सकते हैं अब कि भाई ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट निकाल लें कि भाई ये हाइट कितनी होगी, या इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। हाइट का निकाल रहे, हाइट तो है ही हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, ये h, इसको h मान लीजिए आप, हाइट को h मान लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मुझे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो y हो गया, यानी अब अगला पॉइंट क्या निकाले? दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने कैपिटल टी, डायरेक्ट इक्वेशन लगा दे, y यानी पूरी हाइट कवर करने में h हाफ g t स्क्वायर। तो बेटा यहां पे t स्क्वायर हो गया 2h अपॉन g, hence t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। नाउ रेंज, तो बेटा रेंज तीसरा, रेंज r, जो रेंज हो गया r के बराबर, रेंज r ये हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u के बराबर ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट है रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम वन शॉट के अंदर पूरी बातें लेने की कोशिश की गई है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपसे ढंग से लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। अगला फिर नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं लॉज ऑफ मोशन पे, फिर से मैं एक वन शॉट बनाऊंगा। ओके बच्चों।